हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को अगर पता होगा, मेरा चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पर यूपीएससी के पीवाईक्यूज जो सीरीज है वो चलाई जा रही है और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2014 से लेकर 2023 तक के उनको कवर कराया जा रहा है। तो आप यहाँ पर पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। तो अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो पॉलिटी चल रहा है। आप इतिहास विषय के भी पीवाईक्यूज देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने यूपीएससी पीवाईक्यूज करके एक सीरीज़ बनाया है। वहाँ पर आपको सारे जितने भी सीरीज़ 9 सीरीज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, इसमें पिछले 10 वर्षों के भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर कराया जाएगा। और इसी के साथ साथ देखिए, ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट कल के वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था। अगर आप चाहते हैं देखना तो वो देख सकते हैं। और ये पार्ट सेकंड है। देखिए, अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो यूपीएससी का अगर पेपर देखेंगे तो उसमें अगर आप सब्जेक्ट का ट्रेंड देखेंगे तो उसमें यूपीएससी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो पॉलिटी है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और 2014 से लेकर 2023 की अगर हम प्रश्नों की बात करें तो संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए ये कई पार्ट में आएंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया है, पार्ट सेकंड है। तो अगर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो पार्ट थर्ड फोर्थ ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, अगर आप इस बार 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख कर जाइए। इसमें देखिए, पिछले 10 वर्षों के पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे गए उनकी संख्या है, जिससे कि आपको अनुमान लग सके कि इस बार कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप यहाँ पर 2014 में देख सकते हैं। 2014 में 11 प्रश्न, 2015 में 12 प्रश्न, 2016 में 6 प्रश्न, 2017 में 22, 2018 में 13 और 2019 में 15, 2020 में 15, 2021 में 18, 2022 में 10 और 2023 में 16। देखिए, ये दिखाने का केवल और केवल एक ही मतलब है कि इससे आपको आइडिया लगे कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं। देखिए, मैंने आप सभी को कल के वीडियो के माध्यम से बताया था कि पॉलिटी की अगर हम बात करें तो कुछ जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद, जो आर्टिकल बोलिए या अनुच्छेद बोलिए, और अनुसूचियाँ होती हैं, और इसी के साथ साथ मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ताकि इससे ये होगा कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए तो आप उसको प्रश्न को छोड़े नहीं, आसानी से कर लें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, 2014 में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन देखते हैं, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ठीक है, अधिकार जो है नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, तो यहाँ पर दिया गया राज्य के दावे। दूसरा ऑप्शन है, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी ऑप्शन है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और डी ऑप्शन है, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। देखिए, यहाँ पर अधिकांश दिया गया, अधिकांश लोगों के विरुद्ध। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि कौन सा जो कथन है दिया गया है ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य, यहाँ पर देखिए, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। देखिए, जो अधिकार होते हैं हमारे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो नागरिकों के अधिकार हैं, न कि राज्य के दावे हैं। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हम थोड़ी सी अगर हम बात करें तो आप सभी को, जैसा कि आपने मूल कर्तव्य पढ़ा होगा, तो उसमें आप ये चीज़ आपको पढ़ने को मिली होंगी कि भारत में अधिकार न तो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं और न ही भारतीय संविधान में अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ कुछ नागरिकों के दावे हैं। ये बिल्कुल नहीं है। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। देखिए, यहाँ से मूल कर्तव्य से पूछा गया है, तो इसलिए मैंने बोला कि जो मूल कर्तव्य हैं उनको आप बार बार रिवीजन करते रहिए और ढंग से पढ़िए, जिससे कि अगर उससे प्रश्न बने तो बिल्कुल उससे जो प्रश्न बने आपके गलत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया मूल कर्तव्य के विषय के संबंध में, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। आपने मूल कर्तव्य पढ़ा होगा तो उसमें कहीं विधायी प्रक्रिया दी है या नहीं। दूसरा है, वे विधि
विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो देखिए इसमें मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया की व्याख्या जो है नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर लिखा गया है कि दी गई है, तो ये भी गलत होगा। और सी है कि वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो डी ऑप्शन सही होगा, न तो सी, न तो 1 और न ही 2। देखिए ये 2017 में पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्नों को आप अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कई बार पढ़िए, जिससे कि पहले आप प्रश्न को समझें कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तभी आप जो उसका उत्तर है वो अच्छे से दे पाएंगे। भारत के संदर्भ में देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। देखिए यहाँ पर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के बीच पूछा है कि क्या सही है इन दोनों के बीच। तो देखिए अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध पूछा है कि क्या सही संबंध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है। दूसरा है अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी नागरिक है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। दूसरा डी ऑप्शन है राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि राज्य जो है वो इसके अस्थायित्व के लिए कर्तव्य आवश्यक है, न कि अधिकार आवश्यक है। तो देखिए इसमें आप सभी को पता होगा कि राज्य के अस्थायित्व के लिए केवल कर्तव्य ही आवश्यक नहीं है, अधिकार भी आवश्यक है, कर्तव्य भी आवश्यक है, दोनों आवश्यक हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है, यानी एक दूसरे के साथ साथ अधिकार और कर्तव्य चलते हैं, तभी राज्य में अस्थायित्व आ सकता है। आप सभी को पता है कि अगर मान लीजिए कोई नागरिक है उसको केवल मूल कर्तव्य दिया जाए, अधिकार न दिया जाए, या फिर केवल मूल अधिकार दिया जाए, कर्तव्य न दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि जो राज्य का स्थायित्व है वो बना नहीं रहेगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बड़े सूझबूझ के साथ दोनों को एक साथ लिंक किया है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो देखिए अधिकार और कर्तव्यों के बीच बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, और अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान है, कोई भी अधिकार गैर सामाजिक कर्तव्यों की मान्यता नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के 42वें, यहाँ पर देखिए 42वें संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, और इसमें इसमें पूछा गया है कि नीति के निर्देशक तत्वों में जब 42वां अमेंडमेंट किया गया तो उसमें से क्या जोड़ा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान अधिकार और समान वेतन। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात बोला जा रहा है। और बी है उद्योग के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो भारत के संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें देखिए उद्योग के संबंध में कामगारों की सहभागिता, इसमें से यही ऑप्शन सही होगा जो कि नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। और ये 2017 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, तो बी ऑप्शन सही होगा, उद्योग के प्रबंध में। ठीक है, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। और इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि और क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई है 42वें संविधान संशोधन में, तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जो कि मेन हम आपको बता देते हैं। मेन अगर हम बात करें, मुख्य रूप से बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई है। और इसी के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण हो तथा सुधार लाया जाए तथा वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा की जाए, ये सारी चीज़ें जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें नीति के निर्देशक तत्वों के साथ ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बताना है प्रश्न को। तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो ये भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए अगर इसमें हम सही आंसर की बात करें तो कोई भी आंसर इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो गया, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। और दूसरा है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। आप खुद सोचकर देखिए कि ये कैसे हो सकता है कि ये कोई भी जो आर्टिकल है वो जोड़ा जाए, कोई भी कानून है जो कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए तो उसका परीक्षण किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा और उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए दूसरा बिल्कुल सही नहीं है, केवल और केवल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए भारत की संसद किसी कानून विशेष को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ये भारत की संसद को ये अधिकार है। और देखिए 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फैसला लिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है पहला प्रश्न बिल्कुल सही होगा और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? देखिए पहला ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? पहला ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, बी है गवर्नर जनरल को, सी है प्रांतीय विधानमंडल को, डी है प्रांतीय राज्यपाल को। देखिए इसमें अवशिष्ट शक्तियों की बात बोला जा रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां 1935 के द्वारा किसे दी गई हैं। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में जब ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित किया तो इसमें देखिए आप सभी को पता होगा कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची। संघीय सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र जो है वो निर्णय लेता है, राज्य सूची में राज्य निर्णय लेता है और समवर्ती सूची ये होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। बाकी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब 1935 के द्वारा स्थापित संघ किया गया तो उसमें जो है अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे प्रयुक्त संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है? इसमें विधि और स्वाधीनता के बीच पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि सही आंसर कौन सा है। 2018 में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। ठीक है, दूसरा, यदि विधि नहीं हो तो स्वाधीनता भी नहीं, यानी लॉ की बात बोला जा रहा है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। और डी ऑप्शन है, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही है। यदि विधि नहीं है यानी जब लॉ ही नहीं है तो क्या है, किस बात की स्वाधीनता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये भी एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है। ये कथन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इस कथन की अगर बात करें कि किसके द्वारा किया गया है तो आंग्ल दार्शनिक और एक राजनीतिक विचारक हुए जिनका नाम जॉन लॉक था। तो आपको याद रखना है कि जॉन लॉक के द्वारा ये बोला गया कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। और विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध इसी का है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। और इस प्रश्न में विधि और स्वाधीनता के बीच ही पूछा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पुट का प्रयोग कर बताना है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं, शक्तियों का परिसीमन करना, बी है विधि के समक्ष समता, सी है सरकार के प्रति जन दायित्व और चौथा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। इसमें देखिए विधि के शासन के प्रमुख लक्षण को पूछा गया है कि विधि के शासन का प्रमुख लक्षण क्या क्या है। तो शक्तियों का परिसीमन ये बिल्कुल सही है, विधि के समक्ष समता बिल्कुल सही है, और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये भी सही है, और सरकार के प्रति जन दायित्व ये गलत है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 बिल्कुल सही होंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है भारत के संविधान में। निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से
अर्थित होता है, ठीक है, अर्थित होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें निजता का अधिकार पूछा गया है, तो ये उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। आर्टिकल 21 एवं, ठीक है, आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं हैं निजता का अधिकार, ठीक है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में ये कहाँ उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 21 में पार्ट 3 में इसकी गारंटी दी गई है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और आपको भाग भी याद रखना है कि भाग 3 है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। दूसरा है, भारत के संविधान में 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो देखिए इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उपर्युक्त में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है, न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। अगला ऑप्शन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और इस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो, ठीक है। चौथा ऑप्शन है। तो देखिए प्रश्न है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो कथन है, न्यायिक अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय की किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, सॉरी, ये बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं, ये भी गलत है। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो, ठीक है, 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो देखिए इसका जो ये तीसरा सही है और चौथा सही है, ठीक है, तीसरा और चौथा सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा और चौथा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं न्यायाधीश की महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखिए भारत में न्यायाधीशों के खिलाफ महाअभियोग की जो प्रक्रिया है जिसे जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के द्वारा शुरू किया गया। तो इस प्रकार से ये तीसरा ऑप्शन भी सही है क्योंकि 1968 के एक्ट के द्वारा शुरू किया गया, जिस एक्ट का नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है।
और चौथा ऑप्शन है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 समर्थित हो। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा के 100, ठीक है, और इसी के साथ साथ राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना काफ़ी आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और इसके बाद इस प्रस्ताव को किसी एक सदन में पहले पेश किया जाता है। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति के पास महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा खारिज करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर कर लिए जाने के बाद एक 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया जाता है और यह जो समिति होती है इसके जो न्यायाधीश के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करती है। तो देखिए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए, इसके बाद क्या होता है कि जो 3 सदस्यों का गठन होता है जांच करने के लिए, तो उस जांच में कौन कौन से लोग उपस्थित होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधि, ठीक है, विधि विषयक भी इसमें शामिल होते हैं। और समिति यदि जांच में न्यायाधीश को दोषी पाती है तो सदन में महाभियोग लगाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। अगर दोषी नहीं पाती है तो शुरू नहीं होती है। और इस प्रकार से सदन में 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पारित होने पर ही महाभियोग लगाया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं उनके द्वारा न्यायाधीश को हटाने का आदेश दिया जाता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए सी ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? यहाँ पर देखिए जनजातियों के बारे में पूछा गया है। और अगर आप पार्ट फर्स्ट देखेंगे उसमें भी एक प्रश्न जनजातियों से पूछा गया है। तो उसमें देखिए, अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़े होंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। देखिए, इसमें भारत के संविधान की किस अनुसूची में पूछा गया है कि किस अनुसूची में, देखिए 5वीं अनुसूची है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से आप रिवीजन करते रहिए और पार्ट 3 में हम जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप इतिहास विषय का देखना चाहते हैं पिछले 10 वर्षों का PYQs, तो हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी देखिए, कट ऑफ भी 2023 की जारी हो चुकी है। आपको अपने तैयारी को सही दिशा देने के लिए कट ऑफ और PYQs को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए। बाकी आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 जून को प्रस्तावित है। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त यार मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।